अब चुनाव की गर्मी की आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इसकी तपिश हर राज्य के विधानसभा में महसूस की जाने लगी है। नेताओं के तेवर बदल गए हैं, पार्टियों के पैतरे बदल गए हैं और अब बात सिर्फ विकास की नहीं बल्कि सीधे आर पार की जंग की हो रही है। नमस्कार, मैं हूं खुशी। इस वक्त देश के राज्यों की खाली हो रही राज्यसभा सीटों पर चुनाव की जो रेस लगी हुई है उसने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिन बहुत ज्यादा हंगामेदार होने वाले हैं। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों का भारी भरकम थैला लेकर बैठा है तो विपक्ष ने भी कसम खा रखी है कि वो सरकार की नाक में दम करके ही मानेगा। इसी सियासी तपिश के बीच सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां राज्यसभा की 6 से 7 सीटों के लिए बिसात बिछ चुकी है। कल मंगलवार की रात करीब 10 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर बीजेपी कोर कमेटी की एक बेहद अहम मीटिंग चली। इस मीटिंग में फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण समेत 12 बड़े दिग्गज शामिल थे। चर्चा तो कई घंटों तक चली, लेकिन खबर यह है कि राज्य स्तर पर नामों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इसलिए कई बड़े नामों की लिस्ट अब दिल्ली भेजी जा रही, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर 28 फरवरी तक अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बीजेपी के खाते में फिलहाल बहुमत के हिसाब से सीटें आती दिख रही हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से एक सीट रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास आठवले के लिए लगभग पक्की है। बाकी बची सीटों के लिए विनोद तावड़े, राव साहब दानवे और विजया रहाटकर जैसे भारी भरकम नामों पर मंथन जारी है। विनोद तावड़े का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय गठबंधन के बड़े रोल के बाद और फिर से सक्रिय संसदीय राजनीति में मुख्य भूमिका देना चाहती है। लेकिन असली पावर गेम तो एनसीपी में चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल के घर हुई कोर कमेटी की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब पार्थ पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर लगभग सहमति बन गई है। रणनीति ये है कि पार्थ दिल्ली की राजनीति संभालेंगे तो उनकी मां सुनेत्रा पवार अब राज्य की राजनीति में पूरी तरह मोर्चा संभालेगी। चर्चा तो यहां तक भी हो रही है कि सुनेत्रा पवार को न केवल बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बल्कि वर्ली डोम में होने वाली पार्टी की आगामी बैठक में उन्हें संगठन के सर्वोच्च पदों में शामिल किया जा सकता है। यानी पवार परिवार ने मुंबई से दिल्ली तक का कंट्रोल अपने पास रखने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष से थोड़ा उत्तर की ओर चले तो राजस्थान की विधानसभा में भी माहौल बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ भी मामला सिर्फ फाइलों का नहीं है बल्कि साख का है। यहाँ सुबह होते ही सवालों की वैसी बौछार हुई कि मंत्रियों के पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा बवाल तो तब हुआ जब राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने पिछली सरकार के बनाए गए जिलों के रिव्यू और उनके वित्तीय बोझ की बात कह दी। विपक्ष को तो जैसे करंट लग गया। तीखी बहस शुरू हो गई कि क्या ये सिर्फ बदले की राजनीति है या फिर ये वाकई प्रशासनिक सुधार है। यहाँ बिजली और पानी का संकट इतना गहरा है कि विधायक अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रांसफार्मर बदलने में हफ्तों लग जाते हैं तो वो ये रोना रो रहा है कि नहर के आखिरी छोर तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। संचौर से लेकर नीम का थाना तक हर जगह जनता का गुस्सा सदन में गूंज रहा है। अभी राजस्थान की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में तो और भी गजब ड्रामे हो रहे हैं। यहाँ तो विपक्ष ने सदन के अंदर जाने के बजाय बाहर गेट पर ही अड्डा जमा लिया। विधानसभा के बाहर सुरक्षा घेरा होने के बावजूद विधायकों ने जो प्रोटेस्ट किया उसने मैनेजमेंट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। स्थिति ऐसी बनी हुई कि मुख्यमंत्री को अपनी गाड़ी के रूट में बदलाव करना पड़ा। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इसको सदन की गरिमा के खिलाफ बताया तो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने इसको जनता की आवाज करार दिया। सदन के अंदर बेरोजगारी और लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन को लेकर ऐसी घेराबंदी की गई है कि सरकार को आंकड़ों के साथ बचाव करना पड़ रहा है। एक विधायक ने तो योजना की शर्तों को लेकर सरकार के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। इन सबके बीच बिहार की राजनीति ने तो अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। यहाँ के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने लगभग 4 लाख के करीब या फिर उससे भी ज्यादा का ऐतिहासिक बजट पेश करके सबको चौंका दिया है। नीतीश सरकार अब ज्ञान यानी गरीबी, युवा, अन्नदाता, नारी के फॉर्मूले पर फोकस कर रही है। बजट के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य का राजस्व बढ़ा है, लेकिन विपक्ष का सवाल वही है कि निवेश और जमीनी रोजगार कहाँ है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तो यहाँ तक कहा कि अगर तय समय में नए उद्योगों का जाल नहीं बिछा तो वो जवाबदेही लेंगे। बिहार में इस बजट के साथ साथ राज्यसभा की सीटों के लिए भी जबरदस्त फील्डिंग सजी हुई है। एनडीए अपने उम्मीदवारों को भेजने की तैयारी में है, लेकिन जीतन राम मांझी जैसे सहयोगियों की मांगों ने समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। राजद और अन्य दलों के बीच की खींचातान का फायदा यहाँ भी सत्ता पक्ष को मिल सकता है। अगर आप इन चारों राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और बिहार की इन अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर देखेंगे तो आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। ये जो आग चुनाव की फैली हुई है ये महाराष्ट्र की सीक्रेट मीटिंग से शुरू होकर राजस्थान के फैसलों के रिव्यू, हरियाणा के प्रोजेक्ट और बिहार के 4 लाख के करीब महाबजट तक हर जगह धधक रही है। सरकारें चाहती हैं कि वो विकास का ऐसा मॉडल दिखाएं कि जनता वोट देने को मजबूर हो जाए।
लेकिन विपक्ष ने हर उस नब्ज पर हाथ रखा है जहां दर्द सबसे ज्यादा है। राजनीति के इस खेल में अब कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। आने वाले दिन और भी ज्यादा हंगामेदार होंगे, क्योंकि अब ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी और 28 फरवरी तक जब राज्यसभा के नामों का फाइनल ऐलान होगा तो कई बड़े सुरमाओं की किस्मत का फैसला होना तय है। तो ये था देश की विधानसभाओं का वो सच जो शायद आपको हेडलाइंस में इतने विस्तार से ना मिले। अब आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र का ये नया पावर गेम सफल होगा? क्या बिहार में उद्योगों का वादा हकीकत बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही मुद्दों पर बड़ी चर्चा करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।